सीपीसी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं एपिसोड नंबर 4 पे। और आज का जो टॉपिक है लेक्चर का वो है ऑर्डर 3। हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर के संबंध में प्रोविजन पे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीपीसी के अंतर्गत आने वाले ऑर्डर्स और ऑर्डर्स के अंतर्गत आने वाले रूल्स को कैसे याद करना है ये मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। हम लोगों ने पार्टीज टू द सूट पे भी डिस्कस किया, हम लोगों ने फ्रेम ऑफ द सूट पे भी डिस्कस किया है। इन दोनों ऑर्डर का, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को भी जरूर सुनिए। आपको बहुत ही सहूलियत होगा यह समझने में कि कैसे किसी भी प्रोविजन को, किसी भी ऑर्डर को, ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले रूल्स को हम पढ़ें और कैसे उस प्रोविजन को हैंडल किया जा सकता है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमको कौन सा रूल याद रखना होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के संबंध में जो प्रोविजन है ऑर्डर 3 का, उस पे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि क्या कोई व्यक्ति प्लीड करता है तो क्या एडवोकेट का नियुक्ति करना, एडवोकेट के द्वारा प्लीड करना ही आवश्यक है। क्या कोई व्यक्ति सूट खुद के दम पे खुद ही फाइल नहीं कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति खुद कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति खुद अपने मामले में एडवोकेट नहीं हो सकता है? अगर आपके मन में यह सवाल उठता है तो उठना लाजमी है, और आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है आज इस ऑर्डर के द्वारा। तो देखिए, इसका जो रूल 1 है वो यह कहता है कि कोई भी मान लो सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो सूट में जो कार्रवाई होगी, फॉर एग्जांपल कि उस सूट पे जब कार्रवाई हो रही होगी कोर्ट में, तो उस कार्रवाई में कोई व्यक्ति खुद सशरीर इन पर्सन अपेयर होगा या अपने बिहाफ पे किसी भी एजेंट को नियुक्त करेगा कि वह उस पार्टी के बिहाफ पे वह एजेंट प्लीड करे। प्लीड मीन्स टू से एक्ट करे, अपेयर हो या अप्लाई करे, जो भी एप्लीकेशन उसको फाइल करना है सीपीसी के अकॉर्डिंग, तो वो उस पर्सन के बिहाफ पे वो एजेंट फाइल करे, या अपने मामले में सुनवाई के संबंध में वो किसी प्लीडर को, पार्टी किसी भी प्लीडर को, चाहे वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट हो, वो अपॉइंट कर सकता है फॉर एक्ट, अपेयरेंस एंड एप्लीकेशन। तो ये आपको मिला जानकारी रूल 1 से। मतलब सूट को प्लीड करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं कि प्लीडर का नियुक्ति हो, व्यक्ति खुद के सूट को भी प्लीड कर सकता है। बस शर्त क्या है कि उसको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए अपने मामले को तरीके से सॉर्ट आउट करने के संबंध में, और ये कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अब बात उठा है, माफ कीजिए, अब बात उठा है कि व्यक्ति अपेयर हो सकता है। अपेयर मीन्स कि वह स्वशरीर अपेयर होगा कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा है सूट का, या अपने बिहाफ में एजेंट या फिर प्लीडर को अपॉइंट करेगा। अब दूसरा टर्म यूज होता है अपेयरेंस के बाद एक्टिंग, एक्ट करना। ठीक है, एक्टिंग मीन्स टू से एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज होना है सूट में, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज के लिए जो ऑर्डर होता है ऑर्डर 23, तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना है, तो पार्टी खुद तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकता है, उसके बिहाफ पे विदाउट कंसेंट बट मस्ट इन गुड फेथ प्लीडर या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है उस सूट में। ठीक है, क्लियर। और इसी को एक एग्जांपल हो गया एक्टिंग का, टू एक्ट करना। ठीक है, अब आता है अप्लाई करना, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अब देखिए, मान लीजिए किसी भी प्रोसेस के संबंध में एप्लीकेशन को फाइल करना है तो पार्टी खुद भी कर सकता है, अपने लिए एजेंट अपॉइंट कर सकता है, या प्लीडर का अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। प्लीडर मीन्स टू से एडवोकेट। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिल रही है रूल 1 से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, वो यह है कि फेसबुक पे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे आप क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप बिगिनर हैं
अगर आप जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहां डेली एमसीक्यू, आपको वहां पे डेली लीगल अपडेट मिलता रहेगा। अब आइए पॉइंट पे। अब आता है रूल 2। रूल 2 कहता है कि जैसा कि रूल 1 ने बताया कि एक्ट अपेयरेंस, एक्ट का मतलब समझ रहे हैं, एक्ट मीन्स टू से कि अगर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज करना है, कार्रवाई करना है उस सूट में तो कैसे होगा, तो किन किन के द्वारा होगा। अपेयरेंस का मतलब भी समझ गए कि अपेयर होने के लिए किसके द्वारा अपेयर होना आवश्यक है, खुद भी या अपने संबंध में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर का अपॉइंटमेंट होगा। उसी प्रकार जब बात आएगा एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन मीन्स टू से कि किसी भी प्रोसेस के संबंध में, किसी भी मामले में अगर अप्लाई करना है तो ये पार्टी के द्वारा उस सूट के संबंध में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के द्वारा और प्लीडर के द्वारा किया जा सकता है। तो यहां पे जो रूल 1 में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का बात किया गया, मीन्स टू से एजेंट का बात किया गया है, तो उस एजेंट का मतलब क्या, तो रूल 2 आपको जानकारी दे रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हम किसको कहेंगे, पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन कौन हो सकता है। तो ये समझिए, पहला वो व्यक्ति पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, चाहे पार्टी प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा अगर वो व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति के पास होगा और वो पावर ऑफ अटॉर्नी पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति को मिला है, तो वह उस पर्सन का क्या माना जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। दैट मींस पर्सन हु होल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, सच पार्टी, आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, डीम्ड एज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ सच पार्टिकुलर प्लेंटिफ और सच पार्टिकुलर डिफेंडेंट। क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा कहता है कि हम उस व्यक्ति को भी पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कह सकते हैं जो पार्टी के बिहाफ पे कैरी ऑन चला रहा है कोई ट्रेड या बिजनेस, और जिस जगह पे वो बिजनेस का संचालन हो रहा है उस पर्सन के द्वारा पार्टी के बिहाफ पे, और अगर मामला उस बिजनेस ट्रेड को लेके उठ गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो उस मामले में जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो यहां पे वह व्यक्ति जो पार्टी के बिहाफ पे वो ट्रेड और बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, चला रहा है, वह व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, उस पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, मामला दर्ज हुआ है ट्रेड ऑक्यूपेशन के संबंध में, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पार्टी रिसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन उसका वह एजेंट रिसाइड कर रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा का जिक्र रूल 2 में नहीं किया गया है, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति होता है जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहते हैं, इसके लिए हमको देखना होता है सेक्शन 85, और सेक्शन 85 कहता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। अब किसके लिए यहां पर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो फॉर दी फॉरेन रूलर के लिए यहां गवर्नमेंट नियुक्ति कर रही होती। तो फॉरेन रूलर का जो व्यक्ति का नियुक्ति होता है सेक्शन 85 के तहत, वह व्यक्ति उस फॉरेन रूलर का क्या माना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। लेकिन इसका जिक्र रूल 2 में नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रूल 3 पे। देखिए ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर बातों की जानकारी होना आवश्यक है एज अ लॉ स्टूडेंट। तो जो रूल 3 है वो क्या कहता है कि सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, मतलब जो भी सर्विस होगा, जो भी समन का डिलीवरी होना है, जो भी सर्विस होगा पार्टी के संदर्भ में, चाहे वो समन हो, चाहे वो डिलीवरी ऑफ इंट्रोगेटरीज हो, ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस अगर सर्व्ड होता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को, हो सकता है रूल 3 के अकॉर्डिंग, रूल 3 कहता है, और यह माना जाएगा कि अगर उस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को सर्विस हुआ है प्रोसेस, चाहे वो समन हो, चाहे वो वारंट हो, चाहे वो डिस्कवरी का प्रोसेस हो, चाहे वो इंट्रोगेटरी के संबंध में प्रोसेस इशू हुआ हो, तो वह यह माना जाएगा कि अगर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को सर्व हुआ है तो वो सब हो चुका है पार्टी को। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली रूल 3 से। अब आते हैं रूल 4 पे। दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको अपने जुडिशियल ग्रुप में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है मुझे। और क्या बोलूं, अब आते हैं पॉइंट पे। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर का बात। जैसा कि रूल 1 में कहा गया था कि सूट कंडक्ट होता है
पार्टी के द्वारा खुद से, इन पर्सन, रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा, और तीसरा था प्लीडर के द्वारा। तो प्लीडर का जो नियुक्ति होता है वो होता है रूल 4 के द्वारा। अब रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 में कह रहा है कि प्लीडर का अपॉइंटमेंट होगा। प्लीडर का अपॉइंटमेंट का मतलब आप लोग समझते हैं, अगर जनरल टर्म में बोले तो आप लोगों ने वकालतनामा का कंसेप्ट सुना होगा कि पार्टी एडवोकेट अपॉइंट करता है उसके बिहाफ पे प्लीड करने के संबंध में, तो पार्टी को वकालतनामा पे साइन करना होता है। तो वकालतनामा का जो कॉन्सेप्ट है सिविल मैटर को लेके, वो आपको मिलेगा रूल 4 से। तो रूल 4 में प्लीडर का अपॉइंटमेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ अपेयरेंस, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। प्लीडर का अपॉइंटमेंट होता है, और प्लीडर का जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो लिखित में होगा। वो लिखित दस्तावेज पे पार्टी जो अपॉइंट कर रहा है उसका सिग्नेचर होना आवश्यक है, और वो अपॉइंटमेंट तब तक वैलिड होगा जब तक कि उस प्लीडर का या उस क्लाइंट का मौत नहीं हो जाए, जब तक जिस सूट के लिए अपॉइंट हुआ प्लीडर वो सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए, मामला खत्म नहीं हो जाए, या फिर उसके अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं किया गया हो, तब तक वो अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाता है। और तो और जिस प्लीडर का अपॉइंटमेंट होता है वकालतनामा में, जिस वकालतनामा के थ्रू जिस प्लीडर का नियुक्ति होता है, उस प्लीडर को भी मेमोरेंडम फाइल करना होता है, मेमोरेंडम अपॉइंटमेंट, जिसमें यह बताना होता है कि किस व्यक्ति के द्वारा उसका नियुक्ति हुआ है, कौन कौन पार्टीज हैं सूट में, और किस पार्टी के बिहाफ पे वो अपेयर होगा। तो ये मेमोरेंडम अपेयरेंस में उसको जिक्र करना होता है प्लीडर को, और वो सबमिट करना होता है, फाइल करना होता है कोर्ट में प्लीडर को। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिल गई रूल 4 से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे में कहता है रूल 5 है। रूल 5 क्या कहता है? सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। जैसा कि सर्विस जो भी प्रोसेस के संबंध में जो भी सर्विस है, चाहे समन हो, चाहे वो डिस्कवरी के संबंध में सर्विस हो, चाहे वो इंट्रोगेटरीज के संबंध में सर्विस हो, तो ये सर्विस जैसे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को होगा और वो माना जाएगा कि वो हो चुका है सर्विस डिलीवर्ड पार्टी को, उसी तरीके से जो भी प्रोसेस का सर्विस प्लीडर को होगा, उस प्लीडर को सर्विस होने से ही मान लिया जाएगा कि पार्टी को सर्विस सर्व हो चुका है, पार्टी को ज्ञान में आ चुका है, बात नॉलेज में कि क्या मामला है, किस मामले के संबंध में सर्विस हुआ है प्लीडर को। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली रूल 5 से। अब आगे बढ़ते आते हैं रूल 6 पे। रूल 6 कहता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। यहां पे जिस एजेंट का बात किया जा रहा है वह एजेंट नहीं है जिसका जिक्र रूल 2 में किया गया है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी के संबंध में सूट दर्ज हुआ, सूट का मुकदमा ट्रायल चल रहा है सिविल कोर्ट में, और वह पार्टी स्वशरीर इन पर्सन उपस्थित नहीं हो रहा है, और वह पार्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत भी नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में एजेंट का अपॉइंटमेंट होगा, उस एजेंट का जो रिसाइड कर रहा है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। और यहां वह एजेंट का बात किया जा रहा है जो रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है रूल 2 के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए उसका रिकॉग्नाइज एजेंट भी नहीं है, अगर पार्टी का प्लीडर भी नहीं है, तब जाके यहां पे बात उठता है अपॉइंटमेंट का एजेंट का। अपॉइंटमेंट का जो बात उठता है एजेंट का, वो भी लिखित में होगा अपॉइंटमेंट। और यहां इसलिए अपॉइंटमेंट हो रहा है ताकि जो सर्विस सर्व हो सके पार्टी को, लेकिन पार्टी तो रिसाइड नहीं करता है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, तो पार्टी को तो सर्विस सर्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल समन सर्व नहीं हो सकता है। तो यहां पे फॉर दी सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए एजेंट का अपॉइंटमेंट होता है, और ये होता है लिखित में। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली रूल 6 से। अब आता है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम, और आज आपका इस लेक्चर के थ्रू ऑर्डर 3 भी क्लियर हो गया। अब देखिए, आपको इस लेक्चर में जो ध्यान देना है इस रूल पे बेसिकली वो है रूल 2, रूल 1 और रूल 4 पे ज्यादा फोकस करना है। आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा। और इस लेक्चर में हम लोगों ने मूलतः बात किया कि ऑर्डर 3 का संबंध किससे है, तो अपेरेंस, और अपेरेंस किसके द्वारा, तो रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा। रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होता है? प्लीडर के द्वारा। तो प्लीडर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो प्लीडर के अपॉइंटमेंट के संबंध में रूल को देखना है 4 हमको। तो इन सभी बातों पे हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।